name of topic, frame of reference, and other topic, concept of point mass. तो दो चीजें हमको आज स्टडी करनी है. एक का नाम हम लोगों ने रखा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरे का नाम हम लोगों ने रखा है कंसेप्ट ऑफ मास. तो पहले हम इसमें से लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग क्या होता है? रेफर करना, किसी चीज का इंफॉर्मेशन देना, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो हम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करेंगे नेचर में, और जो सिस्टम होगा वो उस व्यक्ति से अटैच होगा जो दूसरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रेफर कर रहा है, बता रहा है कि मेरे रिस्पेक्ट में ये वाला ऑब्जेक्ट यहां पर है और इतने टाइम तक ये यहां रहा. थोड़े टाइम बाद अब मेरे ही रिस्पेक्ट में ये यहां पर है और इतने टाइम तक ये यहां रहा. तो हमने क्या बताया? एक आदमी ने अपने साथ एक सिस्टम को अटैच किया और वो इतना बेनिफिशियल सिस्टम है जिसके बेसिस पर वो उस ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे सकता है. एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मतलब उसकी पोजीशन बता सकता है कि वो कितने टाइम तक कहाँ था और किस किस डायरेक्शन में था. ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. जैसे हम यहां पर खड़े हुए हैं, ठीक है, हमने अपने हाथ में एक गेंद ली हुई है और उस गेंद को ऐसे ऊपर की तरफ हमने उछाला, ठीक है, और हम अर्थ के साथ अटैच है. तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? ग्राउंड. क्या हो गया? ग्राउंड. इसमें एक कॉन्सेप्ट पहले से आपको समझना है. वो कॉन्सेप्ट ये है कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो चीज, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो इसको मैं सिस्टम कह रहा हूं, वो सिस्टम अपने आप को रेस्ट मानेगा. क्या मानेगा? रेस्ट मानेगा. और अपने आप को रेस्ट मानकर दूसरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस की इंक्वायरी करेगा कि मेरे रिस्पेक्ट में इसकी डिस्टेंस इतनी है, मेरे रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी इतनी है, मेरे रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन ये है, ये है. तो जो बताने वाला है उसके साथ वो चीज अटैच है, उसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और उसके रिस्पेक्ट में वो दूसरी की क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है. तो मैंने आपको बताया कि मैं ग्राउंड पर खड़ा हुआ हूं और ग्राउंड रुका हुआ है, ठीक है, और मैंने एक बॉल को पकड़ा और ऐसे उछाल दिया बॉल लगाकर. तो मेरे रिस्पेक्ट में बॉल काय में? मोशन में. किस चीज में? मोशन में. ये मैंने कैसे बताया? क्योंकि मैं खड़ा हूं. अगर मैं ही चल पड़ूंगा तो मैं उसकी सिचुएशन को ठीक से नहीं बता पाऊंगा. जैसे मैंने बॉल को उछाला, 1 मीटर ऊपर गई, 1 मीटर नीचे आई, 2 सेकंड लग गए. 1 सेकंड जाने में, 1 सेकंड आने में. तो मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट बैठी. क्यों करेक्ट बैठी? क्योंकि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं वो स्टेबल है और इसी प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में मैंने गेंद को उछाला. 1 मीटर ऊपर जाने में 1 सेकंड लगा, 1 मीटर नीचे आने में 1 सेकंड लगा, टोटल 2 सेकंड लगा. मैंने करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको बता दी. किसकी? बॉल की. समझ में आई बात? अच्छा, अब इसको दूसरी तरीके से समझिए. सेकंड व्यू पर अब हम एक ट्रेन के डब्बे में जा रहे हैं और ये जो ट्रेन का डब्बा है ये मोशन में है. काय में होगा? मोशन. एक आदमी ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, वो रेस्ट में है, और डब्बा मोशन में. ग्राउंड पर खड़ा हुआ आदमी ट्रेन को देख रहा है कि ट्रेन का डब्बा सामने की तरफ जा रहा है. तो ग्राउंड पर खड़ा हुआ जो आदमी है उसने अपने साथ एक सिस्टम को अटैच कर लिया और उस सिस्टम के अनुसार उसने बताया कि ये ट्रेन मेरे सामने से ये ऐसे चली गई. क्योंकि वो खुद खड़ा था और खड़ा होकर उसने अपने आप को स्टेशनरी माना और स्टेशनरी मानकर दूसरी ऑब्जेक्ट की क्या बता दी? पोजीशन बता दी कि वो ऑब्जेक्ट रुकी हुई है या फिर मोशन में. अब अगली चीज सुनिए. अब ये ट्रेन के अंदर एक बंदा यहां बैठा हुआ है और एक बंदा यहां बैठा हुआ है. तीसरा आदमी चलकर आया, उसका दोस्त ने बोला कहाँ जा रहे हो भाई? तो उसने बोला मैं जा रहा हूँ कहीं बिलासपुर जा रहा हूँ घूमने के लिए. कितनी स्पीड है? उसने बोला 10 किलोमीटर पर आवर. तो सामने मैं बैठ के सुन रहा हूँ. मैंने बोला झूठ बोलता है, 2 घंटे से मैं इसको देख रहा हूँ, अभी तक मैं इसके पास नहीं पहुंच पाया. क्यों? क्योंकि आंसर है जिस सिस्टम में हम बैठे हुए हैं वो मोशन में है.
काय में है? मोशन में है। अब ये डब्बा जब चलता है, यहां मैं बैठा हुआ हूं, यहां मेरे सामने बैठा हुआ है, तीसरे आदमी ने पूछा तुम्हारी स्पीड क्या है, तो उसने बोला 10, और मैंने तुरंत बोला अरे 10 होती तो मैं इसके बाद पहुंच जाता ना और इससे आगे निकल जाता, लेकिन 2 घंटे से मैं देख रहा हूं ये मेरे सामने बैठा हुआ है, मैं अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? अगर इसकी स्पीड 10 है तो बता दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस डब्बे में चल रहे हैं, जिस डब्बे में हम चल रहे हैं, उसमें हमने अपने आप को क्या मान लिया? रेस्ट। क्या मान लिया? रेस्ट। और वो आदमी अपने आप को रेस्ट मानकर ये बताता है कि ये ट्रेन चल रही है, तो वो जो स्पीड की इंफॉर्मेशन हमको दे रहा है वो कौन सी स्पीड है? ट्रेन की स्पीड है। बट वो जो ट्रेन की स्पीड है वो किसके रिस्पेक्ट में? तो आंसर है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ट्रेन मोशन में है, इसलिए वो बंदा क्या कहता है? क्या कह रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर वो बंदा उसके अंदर बैठा हुआ है, दूसरा वाला, तो दूसरा वाला अपने आप को क्या समझ लेता कि मैं तो रेस्ट हूं, तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट है, ठीक है। और ग्राउंड पर जो खड़ा हुआ है वो भी रेस्ट है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये मोशन में है, लेकिन जो इसके अंदर बैठा हुआ है वो रेस्ट है, उसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट है, इसलिए वो आदमी को क्या कहता है? ये रुका हुआ है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? आंसर है दोनों सच बोल रहे हैं। अगर कोई आदमी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोलेगा तो ये मोशन में है, और अगर वो डब्बे के अंदर बैठ के बोलेगा तो ये अपने आप को रेस्ट मान लेगा, तो इसलिए उसको क्या लगता है? वो तो मेरे सामने बैठा हुआ है। तो इस तरह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाने से हमको किसी चीज की इंफॉर्मेशन देने में प्रॉब्लम हो जाती है, गलती हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या चाहेंगे? सही इंफॉर्मेशन देने के लिए हम एक सिस्टम को अटैच करेंगे अपने साथ। किसको अटैच करेंगे? सिस्टम को। जैसे मैं ट्रेन के अंदर बैठा हुआ हूं और मैं अपने आप को मान लूंगा कि मैं खड़ा हूं, मतलब मैं रेस्ट हूं, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको ही मानना है जो अपने आप को क्या मान ले? रेस्ट। तो मैं रेस्ट हूं। अब मैं रेस्ट रहकर ट्रेन के अंदर बैठे यात्री को बता रहा हूं ये भी रुका है, ये भी रुका है, ये भी रुका है, भले ट्रेन चल रही है या ट्रेन एरोप्लेन में बैठ के उड़ रही है, उड़ने तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में सब क्या है? रेस्ट में। अगर मैं ट्रेन से निकलकर मैं बाहर खड़ा हो गया तो अब मैं रुका हुआ हूं, अब ट्रेन चल रही है, तो मैं बताऊं सारे यात्री दौड़ रहे हैं ट्रेन के अंदर बैठकर, सब मोशन, ठीक है। तो जो बताने वाला है वो हमेशा अपने आप को क्या मानेगा? रेस्ट। सुनिए और सुनिए, जैसे हम ट्रेन में जा रहे हैं, ऊपर वाली सीट पर एक आदमी बैठा हुआ है, उसने बोला ग्वालियर आया क्या? हमने बोला अभी नहीं आया। उसने फिर बोला ग्वालियर आया क्या? अभी नहीं आया। फिर बोला ग्वालियर आया क्या? 1 घंटे बाद फिर बोला ग्वालियर आया क्या? हमने बोला आके चला गया, तुम सो रहे थे। तो ग्वालियर आता है क्या? ग्वालियर आता नहीं है। एक्चुअल में हो क्या रहा है? ये जो आदमी जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, ट्रेन चल रही है, लेकिन ये भूल जाता है कि ट्रेन चल रही है, ये अपने आप को क्या मान लेता है? रेस्ट। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में कॉन्सेप्ट बता दिया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो बताने वाला जो सिस्टम है, अभी और क्लियर करूंगा मैं, वो जो सिस्टम है वो अपने आप को हमेशा क्या मानेगा? रेस्ट। और रेस्ट मानकर दूसरी चीजों की क्या बताएगा? पोजीशन। तो अब ये आदमी अपने आप को रेस्ट मानता है, ये ग्वालियर आ रहा है, ये लगता है ये रुका हुआ है, ये ग्वालियर आया, ये ग्वालियर आया, ये ग्वालियर आके चला गया। क्या ग्वालियर आता है क्या? एक्चुअल में हो क्या रहा है? ट्रेन ग्वालियर के पास जा रही है और ट्रेन आकर चली गई। डन? यही होता है। तो इसके अंदर बैठे व्यक्ति ने अपने आप को रेस्ट माना, ग्वालियर आया, और जो आदमी ग्वालियर पे खड़ा हुआ है तो वो अपने आप को क्या मानेगा? रेस्ट मानेगा, तो ट्रेन। तो इस तरह से जो बताने वाला होता है वो अपने आप को रेस्ट मान लेता है और दूसरी चीजों क्या बताता है? पोजीशन बताता है। समझ आई बात? ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम बेसिकली ग्राउंड को मानते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ग्राउंड रुका हुआ है, ठीक है, और बाकी सब चीजें उसके रिस्पेक्ट में मोशन में है। ट्रेन चल रही है तो मोशन में है, स्कूटर चल रहा है तो मोशन में। इस तरह से, इसी तरह से और भी बड़ी बड़ी चीजें होती है। हम एक रॉकेट को छोड़ते हैं, जब हम रॉकेट को छोड़ते हैं तो वो रॉकेट कैसा छोड़ते हैं? हम सीधा, लेकिन थोड़ी देर ऊपर जाने के बाद हमको वो क्या लगता है? वो टेढ़ा हो गया। क्या हमने रॉकेट को टेढ़ा छोड़ा था? क्या आखिर हमने रॉकेट को टेढ़ा नहीं छोड़ा था। अर्थ घूम रही है 1800 किलोमीटर पर आवर, करीब 1 घंटे में 1800 किलोमीटर दूर चली जाती है। तो अर्थ जैसे ही ऊपर गया, अर्थ ऐसे घूम गई, तो घूम गई तो ये क्या हो गया? टेढ़ा। तो अब इसके लिए अर्थ भी मोशन में है, तो इसकी पोजीशन आप नहीं बता सकते। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऐसा सिस्टम लेना पड़ेगा जो रुका हुआ है। तो ये जो है हम रॉकेट को छोड़ते हैं, इसके लिए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ को भी नहीं मानते, सोलर सिस्टम को मानते हैं। तो हम मान लेते हैं कि सन रुका हुआ है और उसके रिस्पेक्ट में ये रॉकेट ऐसे जाता है, ठीक है।
तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या मानना है? रुका हुआ, और वो आपको बताएगा कि ये चीजें चल रही हैं, उनकी सिचुएशन कैसे चल रही है। क्लियर हो गया? अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अच्छे से समझने के लिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमको एक तो ये चीज बता रहा है कि पोजीशन के बारे में बताता है, मोशन के बारे में बताता है, रेस्ट के बारे में बताता है, वेलोसिटी, जितनी भी फिजिक्स की चीजें हैं सबको आप इसी चीज से ही एक्सप्लेन करोगे। किससे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, कि मेरे रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या है, मेरे रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्या है। ये तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मैं ही तो हूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि मैं पोजीशन बता रहा हूं। आपसे किसी आदमी ने पूछा कि डबरा का उठा है, तो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, तो वो आपके रिस्पेक्ट में आपकी बात मानकर कहते हैं जाए। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन? ये बच्ची। आपने बताया तानसेन नगर किधर है, तो वो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए और आपके रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ एक पार्ट है, जिसको हम फिजिक्स में बहुत अच्छे से समझते हैं। अब इसको और ज्यादा क्लियरिफाई करने के लिए हम लोगों ने डायरेक्शन का यूज करना है। किसका यूज करना है? डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन का यूज करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं? अब देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, कुछ डायरेक्शंस को सिलेक्ट किया होगा। डायरेक्शन होते हम जानते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। डन। अब हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो जानते ही हैं, अब उनको हमने और क्लियरिफाई करने के लिए उसको एक्सिस का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया? एक्सिस। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ की लाइक दिस, इसको हमने नाम दिया एक्स एक्सिस। क्या नाम दिया? एक्स एक्सिस। ये हमने एक लाइन ड्रॉ की, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? इसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी का नाम क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि इसके पास क्या क्या है? इसके पास वाई डायरेक्शन भी है, इसके पास एक्स डायरेक्शन भी है, इसके पास जेड डायरेक्शन भी है, और ये रुका हुआ है। अब एक आदमी ऐसे जा रहा है, तो यहां पर मैं खड़ा हूं और मैंने ये अपना चारों तरफ ये बना लिया, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, ये मेरा जेड है। और अब मैं उस आदमी को देखता हूं और मैं देखकर बताता हूं कि वो आदमी मेरे से 5 मीटर की दूरी पर है। मैं अपने आप को रुका हुआ मानूंगा ना। अगर मैं चलूंगा तो फिर मैं उसकी दूरी को सही से कैसे बता पाऊंगा? अगर मैं 5 मीटर बोल रहा हूं और मैं उसके पास से चला गया, तो वो डिस्टेंस 5 मीटर रहा क्या? 2 मीटर हो गया, क्योंकि मैं तो उसके पास आ गया ना। तो ये नहीं चलना चाहिए, ये एक्सीलरेटेड नहीं होना चाहिए, ये रुका होना चाहिए, तभी तो आप किसी चीज की इंफॉर्मेशन सही से दे पाओगे। तो ये रुका हुआ है, ये मैं हूं। अब मैंने एक आदमी की पोजीशन बताई कि ये आदमी मेरे से 10 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो पहली चीज मैंने क्या बताई? 10 मीटर मेरे से। दूसरी चीज मैंने क्या बताई? किस डायरेक्शन में? तो मैंने बोला ये एक्स डायरेक्शन में। तो 2 चीजें बता दी, डिस्टेंस भी बता दी, डायरेक्शन भी बता दी। कितने टाइम तक खड़ा है? तो हमारे पास एक क्या होनी चाहिए? टाइम मशीन। तो मैंने अपने साथ वॉच भी रख ली है, जिसका नाम क्या है? टाइम मशीन। अब मैंने टाइम देखकर बताया कि 5 मिनट तक खड़ा है वो। तो पूरी प्रोसेस को बताने के लिए आपको ये अरेंजमेंट चाहिए, ठीक है, और एक टाइम मशीन चाहिए, जिसके बेसिस पर आप उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते। क्लियर है? दिस इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप इसी चीज को हम बोर्ड पर बनाएंगे थोड़ा सा समझने के लिए। देखिए, ये हमने एक एक्सिस ड्रॉ किया, ये एक्सिस हमने ऐसे ड्रॉ किया, ये एक्सिस हमने ऐसे ड्रॉ किया। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और दिस इज जेड एक्सिस। डन। अब ये वाली जो लोकेशन होती है, इसको हम नाम देंगे ओरिजिन। क्या नाम देंगे? ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन उस लोकेशन को कहना है जो यहाँ पर, जहां पे आप पोजीशन बताना स्टार्ट करोगे। अगर आप कोचिंग पे खड़े होकर पोजीशन बता रहे हो तो ये आपका ओरिजिन है। बाहर खड़े होकर पोजीशन बता रहे हैं तो वो आपका ओरिजिन है। हवाई जहाज में बैठ के पोजीशन बता रहे हैं तो वो आपका पोजीशन है। घर पे बैठ के बता रहे हैं तो वो आपका ओरिजिन है। तो ओरिजिन आप कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि कौन सा आदमी किसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना? ओके, तो ये काफी कन्वीनियंट है, इसको कोई भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अब ये वाली जो डायरेक्शन है, अब मैंने आपको बताया कि एक आदमी ऐसे गया है, लाइक दिस, इस डायरेक्शन में गया है, और मुझे उसकी क्या बतानी है? पोजीशन। तो ये मैं यहाँ खड़ा हूं और यहाँ पर खड़ा होकर मैं आपको बताता हूँ कि ये आदमी मेरे से कुछ डिस्टेंस पर है,
और वो डिस्टेंस को मैं इस तरह से बताऊंगा कि अगर आप उस आदमी के पास जाना चाहते हो तो पहले आप एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर चलिए। कितना मीटर चलिए? आप यहाँ पहुंच गए। क्या अभी आप आदमी के पास खड़े हो? क्या कर लो तो उधर की उस डायरेक्शन में भी गया। तो फिर मैंने कहा आप पहले 5 मीटर ऐसे जाइए और फिर 3 मीटर वाई की डायरेक्शन में जाइए। तो आप इस आदमी के पास पहुंच जाओ। तो आप एक्स में कितना चले? 5 में कितना चले? 4। जेड में नहीं चले तो वो आदमी जेड में नहीं है, केवल कहां पर है? एक्स और वाई डायरेक्शन में ही है। समझ में आई बात? तो ये हमने पोजीशन बताई इसकी और बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन बताई, आपको समझ में आ गया। उसके लिए क्या यूज किया? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि कार्टेशियन ने बनाया था कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमने उसके कोऑर्डिनेट बताया कि एक्स की डायरेक्शन में कितना बिलोंग करता है और वाई की डायरेक्शन में। डन। इसी का नाम क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और टाइमिंग भी हम बता सकते हैं कि इतने टाइम तक ये यहाँ पर बहुत सकती है कि हमारे पास हम टाइम देखते रहेंगे कि इतने टाइम तक यहाँ है, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसकी पोजीशन यहाँ है। तो फिर हम अगला पोजीशन ड्रॉ करेंगे। वो पोजीशन क्या हो गई आपकी? क्यू। तो इसके लिए फिर आपने बताया कि इस डायरेक्शन में वो चला 4 मीटर, लेकिन अब वाई की डायरेक्शन में कितना चला? 10 मीटर। तो अब उसकी पोजीशन हो गई 4,10। इसी के रिस्पेक्ट में, इसी के रिस्पेक्ट में पहले यहां था, इसी के रिस्पेक्ट में आपको वहां है। तो ये क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि इसके रिस्पेक्ट में आप उसकी पोजीशन को बता रहे हैं। देन दिस इज अ फ्रेम ऑफ। अब इसकी वन लाइन डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सिस्टम टू मेजर position and motion of different bodies. The system consists of direction and a time machine. ठीक है? तो हम उसकी डायरेक्शन भी बताएंगे और उसका टाइम मशीन का यूज करके उसकी क्या बता देंगे? टाइमिंग। डन। अब इसके बाद अब हमने जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाए हुए हैं, ये हमने बनाए नहीं है, हमने नेचर को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके कुछ ऐसे एग्जाम्पल हमको मिलते हैं और उन एग्जाम्पल के बेसिस पर हम बोल देते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स। एक का नाम हमने रखा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक का नाम हम लोगों ने रखा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों रखना पड़ा? तो हम रोजमर्रा जिंदगी में जो भी कुछ देखते हैं, जैसे हम गेम खेलते हैं, क्या गेम खेलते हैं? हमने एक बॉल को ऊपर की तरफ उछाला, तो बॉल जब ऊपर जाती है, ठीक है, अभी हम किसके कांटेक्ट में? अर्थ के कांटेक्ट में, और बॉल ऊपर गई, ठीक है। तो अर्थ के कांटेक्ट में है, मान लीजिए अर्थ 1 सेकंड में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है, और यहीं पर खड़ा होकर मैंने गेंद को उछाल दिया, तो मैं 1 सेकंड में 20 किलोमीटर चला गया, तो बॉल भी कितने किलोमीटर गई होगी? 20 किलोमीटर, तभी तो वो मेरे हाथ में आई। अदरवाइज वो मेरे हाथ में आ जाती क्या? नहीं आती। तो आप ये कहोगे कि ये वाला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसका नाम है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन ठीक ठीक बैठ रही है। आपने बताया कि अर्थ 1 सेकंड में 2 किलोमीटर जाती है, और मैं इसको उछालूंगा तो ये भी 1 सेकंड में कितना चलकर जाएगी? 2 किलोमीटर, तभी तो मेरे हाथ में आई। आपने एग्जैक्ट बताया। दिस इज इनर्शियल फ्रेम। अब ये रुका हुआ था, मान लीजिए अर्थ रुकी हुई है, अभी हम ये मानेंगे, वैसे हमको पता है अर्थ चल रही है, लेकिन हम हमारे लिए तो अर्थ खड़ी है, तो हमको क्या लगता है? हमने बॉल उछाला, बॉल हमारे हाथ में आती है क्योंकि अर्थ खड़ी है। ठीक, अब हमने क्या किया? इसी एक्सपेरिमेंट को एक बस के अंदर जाके किया या ट्रेन के अंदर जाके किया। अब ट्रेन चल रही है, ऑलरेडी चल रही है, तो मेरा जो पैर है वो किसके कांटेक्ट में? ट्रेन के कांटेक्ट में, तो मैं भी चल रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं भी चल रहा हूँ, क्योंकि मैं किसके कांटेक्ट में आ गया? बस के। अब मैंने इसी बस के कांटेक्ट में जो चलने वाली ऑब्जेक्ट है, या चलने वाली ऑब्जेक्ट ट्रेन है या बस, कोई भी एक चीज ले ली, हमने ले लिया ट्रेन। अब ट्रेन के साथ मैं भी चल रहा हूँ, पहले मैं अर्थ पे था, बॉल को उछाला, हाथ में आती है, अर्थ रुकी। अब मैं ट्रेन में हूँ, ट्रेन चलती है, अब मैंने फिर से बॉल उछाला, हाथ में आएगी कि नहीं आएगी? तो आंसर हाथ में ही आएगी। क्यों? क्योंकि ट्रेन चल रही है और चलते ही समय मैंने उसको उछाला। ठीक है, तो नो, ऐसा नहीं होगा। अभी बताइए, अभी आपको समझ में आएगा ये। तो भले ही हम रेस्ट में हो, भले ही हम मोशन में हो, या तो एग्जैक्ट मोशन में ही है तब ये वाला काम करना है, या तो एग्जैक्ट रेस्ट में है तब ये वाला काम करना है। तो दोनों ही सिचुएशन में आपके हाथ में क्या आने वाली है? गेंद। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल सुनिए, वो कुछ इस तरह से है
अभी हम जमीन पर ग्राउंड पर खड़े होकर गेंद को उछालते हैं, हमारे हाथ में आती है क्योंकि ग्राउंड रुका हुआ है, तो हम रेस्ट में। अब हम बस में बैठ गए और जैसे हमने बॉल को उछाला बस चल पड़ी। अब बस चल पड़ी तो हम तो आगे भाग गए ना, लेकिन बॉल का वो तो अभी भी हवा में है, तो हमारे हाथ में आएगी या पीछे जाएगी? पीछे जाएगी। तो ऐसा क्यों हो गया? तो ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले रेस्ट था, रुका हुआ था ना। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में? मैं रुका हुआ हूं। अब मैंने रुके हुए इसके रिस्पेक्ट में गेंद को फेंका, लेकिन जिसके रिस्पेक्ट में मैं गेंद की पोजीशन बता रहा हूं वही दौड़ पड़ा, तो वो मेरे हाथ में आएगी क्या? नहीं आएगी। दिस इज एक्सीलरेटेड फ्रेम। अगर आपका फ्रेम एक्सीलरेटेड हो गया, चल पड़ा, तो वो गेंद आपके हाथ में नहीं आएगी, आप कैलकुलेशन सही से नहीं कर पाओगे। तो इस तरह की फ्रेम को क्या कहेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम। बात समझ में आ रही है? तो आपका ये जो चीज है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये एक्सेस, ये रुका हुआ होना चाहिए। और आप इसके रिस्पेक्ट में जो इक्वेशन बताओगे वो सब किस में आएंगी? इनर्शियल फ्रेम में आएंगी। तो मैं यहाँ पर खड़ा हूं, सामने से एक कार निकल कर जाती है, तो मेरे रिस्पेक्ट में क्या है? कार मोशन में। और अगर नहीं चल पड़ा और फिर मैं बता रहा हूं तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ नहीं? अच्छा, और समझिए जरा इसको और अच्छे से। अब एक बस का कंपार्टमेंट है, ओके, सामने की बॉल है, वो डिस्टेंस मेरे से 20 मीटर की डिस्टेंस है, और मैंने एक गेंद ली, उसको 10 की वेलोसिटी से फेंका। 20 मीटर जाना है, 10 की वेलोसिटी से फेंका है, कितना टाइम लग जाएगा? तो 20 डिवाइडेड बाय 10 कर दिया। ये न्यूटन का फॉर्मूला है, न्यूटनियन फिजिक्स है, तो न्यूटन का फॉर्मूला क्या बताता है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी 10 है, डिस्टेंस 20 जाना है, 2 सेकंड में पहुंच जाएगा, पहुंचता है। तो अभी मैं कहता हूं रुका हुआ हूं, तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस रुका हुआ है, और इसके रिस्पेक्ट में मैंने 20 किलोमीटर उसको फेंकना है, ऐसे फेंकना है। और कितनी स्पीड से फेंका? 10। कितना टाइम लगा? 2 सेकंड। अब क्या हुआ कि यही काम मैंने किया, जैसे ही किया वैसे ही बस आगे भाग गई, तो वो जो चीज 2 सेकंड में वहां पहुंचने वाली थी उसको 2.5 सेकंड लग गया। क्यों? क्योंकि जो बॉल 20 मीटर की डिस्टेंस पे थी, अब वो भागने के कारण वो आगे बढ़ गई, तो उसका डिस्टेंस चेंज हो गया, वो 25 हो गई। तो अब वो 2 सेकंड में गिरेगी या उसको टाइम ज्यादा लग जाएगा? ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगता है, तो टाइम ज्यादा लगता है। तो मेरा न्यूटन का लॉ लगा क्या? न्यूटन ने जो फॉर्मूला लगाया वो अप्लाई हुआ क्या? एप्लीकेबल हुआ क्या? आंसर है नो। क्यों एप्लीकेबल नहीं हुआ? तो मैं कहता हूं कि मैं जिस फ्रेम में बैठा हूं उसके रिस्पेक्ट में टाइम लगना चाहिए था 2, वो दौड़ पड़ा, एक्सीलरेट हो गया ना, चल पड़ा। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने गेंद फेंकी, इतने में उसने पीछे की तरफ गाड़ी को चलाना है, तो वो पीछे ले गया, तो मैं आगे चला गया, वो पीछे चला गया। तो अब वो जो डिस्टेंस 20 मीटर था वो 10 ही हो गया, तो उसको 1 सेकंड लगा, क्योंकि 10 मीटर हो गया, 10 मीटर और 10 की वेलोसिटी से दिख रहा हूं, 10 डिवाइडेड 10 कितना हुआ? 1। लेकिन मैं क्या मानता हूं? वो डिस्टेंस कितना है? 20। लेकिन गाड़ी ऐसे चली गई, तो मैं ऐसे चला गया, तो वो डिस्टेंस छोटा हो गया। तो इस तरह से वो टाइम कम हो गया। क्यों कम हो गया? तो आंसर है, अब आपकी बस या ट्रेन पीछे की तरफ एक्सेलरेट हुई है। तो जब भी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड होगा, उस समय आपके न्यूटन्स के लॉ काम करना बंद कर देंगे, जो भी आपके फॉर्मूले होते हैं वो काम करना बंद कर देंगे। तो वो कौन सा फ्रेम माना जाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम माना जाएगा, जिसमें न्यूटन्स लॉ फॉलो नहीं होता है। न्यूटन फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने बनाए वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम को भी ज्यादा पढ़ते नहीं है, हम किसको पढ़ते हैं? यस, इनर्शियल फ्रेम को पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे उसमें न्यूटन के लॉ लगते हैं और हम दूसरी चीजों को क्या बताते हैं? कैलकुलेशन बनाते हैं। क्लियर है भाई? समझ में आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत? ठीक। तो ये हुआ आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसके बाद एक फिजिक्स की बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज लेंगे अब, जिसको हमको बहुत यूज करना है, इसलिए हमको पहले इसको समझ लेना है, ताकि जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें तो हमको ज्यादा प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़े, अगर एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो क्या। सुनिए, तो हम लेंगे कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास। तो पॉइंट मास का क्या कंसेप्ट है, इसको जरा ध्यान से समझिए। हमने एक गेंद ली, टेनिस बॉल, और उस टेनिस बॉल को ऐसे थ्रो कर दिया फ्लोर पर, वहां तक जाती है, कुछ टाइम लगेगा, और उसको टाइम लगता है 5 सेकंड, वहां पहुंची। अब उस बॉल के स्थान पर उसको रिप्लेस कर हमने एक बड़ा व्हील ले लिया, बड़ा। अब उस बड़े व्हील को हमने ऐसे थ्रो किया, तो आप जानते हैं बड़ा व्हील है, घूमने में टाइम लगाएगा, तो जाहिर की बात है उसको वहां तक जाने में टाइम लग जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि जो टेनिस बॉल यहाँ से वहां तक जाने में
5 सेकंड का टाइम ले रही थी, इस व्हील ने कितना टाइम ले लिया उसी डिस्टेंस को कवर करने में? 7 सेकंड। क्यों ऐसा हो गया? तो आंसर है साइज चेंज हो गया। पहले बहुत छोटी थी, अब उस बॉल ने बड़ा मैजिक करके वो बड़ी हो गई, तो टाइम ज्यादा लग गया। तो साइज से इफेक्ट पड़ गया। क्या पड़ गया? इफेक्ट उस फॉर्मूले में, उस फॉर्मूले से ठीक कैलकुलेशन हो। अच्छा फिर से सुनिए, ये एक पोल है, इस पोल को यहां से एक ट्रेन क्रॉस करती है। अब इस ट्रेन की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, इसने इसको क्रॉस किया 10 सेकंड लगे। एक दूसरी ट्रेन आती है, वो भी इसको क्रॉस करती है, उसकी स्पीड भी सेम स्पीड है 30 किलोमीटर 36 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वो 2 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। बताओ कैसे ऐसा हो गया होगा? तो आंसर है, एक ट्रेन में 20 डब्बे थे, एक ट्रेन में एक इंजन और एक डब्बा था, वो जल्दी क्रॉस कर गया। तो साइज से इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? हमारा फॉर्मूला देखो, दोनों के लिए स्पीड सेम है और दोनों एक ही स्पीड से जा रही है, वैसी कमरे को क्रॉस कर रही है, तो फॉर्मूला लगना चाहिए था न्यूटन का, लेकिन क्यों नहीं लगा? एक बार 10 सेकंड आता है, एक बार कितना आता है? यस 5 सेकंड। तो इसका मतलब हमारा न्यूटन के लॉ ने काम करना बंद कर दिया। ठीक है। अच्छा क्यों ऐसा हो रहा है? तो आंसर है, फिजिक्स में जितने भी हमने फॉर्मूले बनाए हैं, अभी आप आगे जाके इसी चैप्टर में पढ़ोगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एफ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as, डिस्टेंस का फॉर्मूला आप स्टडी करोगे, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, टाइम का फॉर्मूला आप स्टडी करोगे, डिस्टेंस इक्वल वेलोसिटी। तो ये जितने भी फॉर्मूले होते हैं जो न्यूटन का आपने बनाए हैं कैलकुलेशन के लिए, वो सारे के सारे फॉर्मूले पॉइंट मास के लिए बनाए गए हैं। अगर आपका पॉइंट है तो न्यूटन फिजिक्स कहती है अलाउ है, लगा लो फॉर्मूला, करेक्ट कैलकुलेशन आएगी। और अगर वो पॉइंट साइज नहीं है तो आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जाम्पल दिया ना मैंने, यहाँ पर साइज से फर्क पड़ गया, इसका मतलब वो फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते। अब सुनिए दूसरा एग्जाम्पल। अब एक ट्रेन को डबरा से मुंबई जाना है और मान लीजिए वो 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। डबरा से मुंबई कितना किलोमीटर डिस्टेंस पर है? 1500। अब यहां से 20 डब्बे वाली ट्रेन चलती है, टाइम लगता है 20 घंटे। 2 डब्बे वाली ट्रेन चलती है, उसको कितना टाइम लगेगा? उसको भी 20 घंटे ही लगेंगे, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस कैसा है? सेम है। तो अब जब डिस्टेंस बहुत बड़े बड़े होते हैं तो उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में आपकी ट्रेन भले 1 किलोमीटर लंबी हो, 20 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए तो बच्चा ही होगा कि नहीं होगा? तो अब आपकी ट्रेन, बड़ी वाली ट्रेन क्या बन जाती है? बच्चा। और बच्चा बन गई मतलब पॉइंट बन गई, और पॉइंट बन गई तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, और फॉर्मूला लगाया 20 घंटे आता है। 20 डब्बे वाली ट्रेन जा रही तब भी टाइम 20 घंटे आता है, और 2 डब्बे वाली ट्रेन जा रही तब भी टाइम कितना आता है? 20 घंटे। समझ नहीं बात? तो ये डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है? जब ऑब्जेक्ट का साइज डिस्टेंस के कंपैरिजन में छोटा है तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाती है, और जब ऑब्जेक्ट का साइज डिस्टेंस के कंपैरिजन में बड़ा है तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर हमको दूसरे नियम लगाने पड़ेंगे। जैसे एक एग्जांपल है कि आपको एक ब्रिज को क्रॉस करना है। इसको क्रॉस करना है, ब्रिज को। अब ब्रिज को जब आप क्रॉस करोगे तो ट्रेन आपकी 1 किलोमीटर लंबी है और ब्रिज आपका 1.5 किलो है, 1.5 किलोमीटर लंबा है। तो पहले आप ट्रेन की लंबाई नापोगे, लेंथ नापोगे, ब्रिज की लेंथ नापोगे, दोनों की लेंथ को ऐड करोगे, और ऐड करने के बाद जो डिस्टेंस आएगी उसको ट्रेन की स्पीड से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टाइम मिल जाएगा। कौन सा वाला टाइम? ब्रिज को क्रॉस करने वाला। इसी तो हमें तो ऐसे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब जाके आपका वो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। इसी तरह से हमको पोल को क्रॉस करना है तो टाइम अलग अलग आ रहा था, छोटी ट्रेन के लिए, बड़ी ट्रेन के लिए। तो अब फॉर्मूला लग गया, तो उसके लिए क्या जरूरी है? जो बड़ी वाली ट्रेन है पहले आप उसकी लेंथ नापोगे, जो भी उसकी लेंथ होगी वो डिस्टेंस होगी, उसकी जो वेलोसिटी होगी उससे आप डिवाइड करोगे तो आपको टाइम मिल जाएगा इस पोल को क्रॉस करने वाला है। जैसे मान लीजिए आपकी ट्रेन है 200 मीटर लंबी और उसकी स्पीड है 10, तो 200 डिवाइडेड बाय 10 कितना हुआ? 20 सेकंड। तो कितने सेकंड में क्रॉस करेगी? 20 सेकंड में। अब आपकी ट्रेन है 100 मीटर लंबी, स्पीड सेम है 10, कितना टाइम लगा? 10 सेकंड। समझ गए ना? तो इस तरह से आप टाइम निकालो। क्लियर हो गया? तो आपको ये समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट को कब पॉइंट मानना और कब नहीं मानना। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। When size of moving object very small, that is negligible compared to distance traveled, then it can be considered as point object. अगर उसका साइज डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो उसको क्या मान लेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। बट when size of moving object is large compared to distance traveled and its effect motion parameter, तो
मोशन के जो पैरामीटर्स होते हैं, वेलोसिटी, टाइम, इन सब पर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। देन इट इज नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, तब वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। नाउ इट इज अ बॉडी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तो वो क्या है, आपकी बॉडी है या फिर क्या है, वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, तो वहां पर वो पॉइंट नहीं कहलाएगी, तो वहां पर ये नियम या लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट स्टडी किए, एक का नाम था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरे का नाम था कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास, और दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं का यूज करके हम फिजिक्स की आगे की स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास को हम यही विराम देंगे। थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट लेक्चर को